हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो जब भी हम किसी दुकान में कोई मिनरल वाटर बोतल खरीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई साहब ज़रा बिस्लेरी देना, है ना। तो उसी प्रकार जब भी हम कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पेटीएम कर देता हूँ। या फिर जब आप ही बोलते हो ना कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो, यानी कि आप क्या बोलते हो? पेटीएम कर दो। तो जिस तरह से बिस्लेरी मिनरल वाटर बोतल का नाम हो चुकी है, उसी तरह ऑनलाइन पेमेंट्स का नाम हो चुकी है पेटीएम। सबके जबान पर है पेटीएम पेटीएम पेटीएम। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि अब हो चुकी है पेटीएम बैन? हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और आपने शायद इस न्यूज़ को सुन भी लिया होगा कि आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है। अब पेटीएम के बैन होने पर क्या क्या फर्क पड़ेगा पेटीएम के कस्टमर्स पर? क्या पेटीएम में आप अभी भी यूपीआई कर सकते हैं? और आप जो पेटीएम में वो पेटीएम वॉलेट यूज़ करते थे, तो क्या अब आप उसे यूज़ कर पाएंगे? और पेटीएम में और भी जो बाकी की सर्विसेज है, खास करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसका क्या होगा? और साथ ही में मैं आपको इस वीडियो में इस बात की भी जानकारी दूंगा कि यदि कोई पेटीएम के शेयर होल्डर्स है, यानी कि जिन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, यानी कि जिनके पास पेटीएम के शेयर्स है, तो अब उनका क्या होगा? क्या उन्हें पेटीएम में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर उन्हें पेटीएम के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाना चाहिए? तो फिर वो क्या करे? तो इन सारे जरूरी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से जरूर से देखिए। आप जरूर इस वीडियो से कुछ नया भी सीखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी जानेंगे। तो फिर चलिए इस कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है पेटीएम के साथ। तो अभी मैं जो आपको पढ़ करके बताने वाला हूं, इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आरबीआई ने एक्शन लिया है पेटीएम बैंक के ऊपर अगेंस्ट, किस चीज के अंदर लिया है? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी कि इस एक्ट के तहत जो आरबीआई है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसी भी बैंक के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है यदि वो बैंक आरबीआई की बात नहीं सुनती है। तो जैसा कि आप तो ये जानते होंगे कि भारत देश में जितनी भी बैंक है, तो उस सारी बैंकों की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है आरबीआई। यानी कि जितने भी बैंक भारत देश में है, उन्हें आरबीआई के नियमों के अंदर ही काम करना है। यानी कि आरबीआई उन सभी बैंकों का बॉस है जो कि भारत में है। तो आरबीआई बैंकों को जो कहती है, बैंकों को मानना पड़ता है और आरबीआई के नियमों पर ही बैंकों को चलना पड़ता है। और अगर कोई बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करती है तो आरबीआई उस बैंक पे एक्शन ले सकती है या फिर उस बैंक को बैन भी कर सकती है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए आरबीआई ने उस पर बैन ही लगा दिया? ये हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। पर आइए हम कुछ जरूरी सवालों के जवाब के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज पे आरबीआई ने बैन लगाया है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि साल 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, यानी कि पेटीएम को इस बात की इजाजत आरबीआई से मिल गई थी कि वो अपने पेटीएम में बैंक खोल सकती है। यानी कि 2017 से पहले पेटीएम में जस्ट नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शंस और कुछ मोबाइल रिचार्ज वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती थी। लेकिन 2017 में पेटीएम को ये परमिशन मिल गई कि वो अपनी बैंक खोल सकती है और लोगों का पैसा को वहां पे डिपॉजिट करवा सकती है। ऐसी परमिशन पेटीएम को आरबीआई के माध्यम से मिल गई। यानी कि लोग इस पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और उसे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अब ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। मुझे पता है कि आपको अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ही जल्दी हो रही है, तो धैर्य रखिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि आरबीआई ये जानती है कि पेटीएम अब लोगों के मुख पे है, लोगों के भाषा में आ चुका है पेटीएम, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट मतलब पेटीएम करो पेटीएम करो। तो ये बात आरबीआई को भी पता है और ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के टोटल, यानी कि जितनी मुझे पता लगी है, 10 करोड़ केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स है। अब ये 10 करोड़ कोई छोटी मोटी नंबर तो नहीं है, बहुत ही अधिक नंबर है। और साथ ही पेटीएम के फास्टैग यूजर्स की संख्या 80 लाख है। और फास्टैग के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, वो जो गाड़ी में लगी होती है ना, कुछ स्कैनर टाइप की, जिससे टोल टैक्स में कुछ स्कैन होती है, उनकी जो भी टैक्सेस वगैरह होती है गाड़ियों की, तो वो स्कैनर को बोलते हैं हम फास्टैग। तो 80 लाख यूजर है पेटीएम के फास्टैग की, ठीक है ना। अब यहां पर इस बात को समझना है कि आरबीआई ने पेटीएम के किन किन सर्विसेज पे बैन लगाया है। देखिए मतलब सारे सर्विसेज पे बैन नहीं लगाया है। वो क्या क्या सर्विसेज है मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यहां देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और टॉपअप्स इन एनी कस्टमर अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी कि एनसीएमसी कार्ड। इसके बारे में काफी लोगों को पता होगा
और जिनको पता नहीं है मैं उनको ये बता दे रहा हूँ कि इस कार्ड के थ्रू आप पैसे मतलब विड्रॉ कर सकते थे, यानी कि जैसे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना कैसे काम कर लेते हैं, है ना, तो उस टाइप से आप इस कार्ड के थ्रू भी काम कर सकते थे, ठीक है ना। तो इन सब सर्विसेज पे बैन लगने वाला है, और ये बैन कब से लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है, ये बैन लग रहा है 29 फरवरी 2024 से, है ना, यानी कि 29 फरवरी 2024 से इन सारे सर्विसेज पे बैन लगने वाला है ना। अब मतलब इसका मतलब यह है कि इस डेट के बाद कोई भी न्यू डिपॉजिट यानी कि डेबिट और क्रेडिट पेटीएम पेमेंट बैंक्स में अलाउड नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि जिनके वॉलेट में पैसा है या फिर जिनके पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो फिर उनका क्या होगा, क्या वो पैसे 29 फरवरी के बाद अटक जाएंगे अगर हमने नहीं निकाला तो यहाँ पर मैं आपको ये बात अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि यदि आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक्स में आपके पैसे रखे हुए हैं 2000, 5000, 10,000 या जितने भी रुपए रखे हुए हैं, तो उन्हें आप अभी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि क्या भरोसा आगे क्या होगा, हो सकता है कि आपके पैसे अटक जाए वॉलेट में या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। हालांकि आरबीआई ने मतलब इस चीज पे उतना रोक नहीं लगाई अभी तक। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पहले से ही आपके पेटीएम वॉलेट्स में या फिर पेटीएम के सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखे हुए हैं, तो आप उनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि जितने पैसे अभी आपके उनमें हैं आप उनसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 29 फरवरी के बाद आप न्यू डिपॉजिट अपने पेटीएम वॉलेट में या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स में नहीं कर सकते। जो पहले से पैसे हैं आपके उनसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप न्यू डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। और 29 फरवरी के बाद तो न्यू डिपॉजिट यानी कि जो लोग नए हैं, मतलब कि जो लोग 29 फरवरी के बाद जो कि पेटीएम में पहली बार रजिस्टर करेंगे और पहली बार जो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है उसे खुलवाएंगे, तो वो डिपॉजिट क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई न्यू यूजर के लिए, और ये सब पे लागू हो रही है, यानी कि सारे ही लोग 29 फरवरी के बाद डेबिट क्रेडिट जैसी फैसिलिटी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर वॉलेट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनके पैसे पहले से ही वॉलेट या पेटीएम पेमेंट बैंक में है, तो जब तक उनके पास पैसे हैं तब तक उन पैसों का वो काम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं जो आपको कह रहा हूं मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। भाई हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं जो और भी सर्विसेज है पेटीएम की उनका क्या होगा। जैसे कि पेटीएम तो अपनी तरफ से अपने प्लेटफॉर्म पे और भी सर्विसेज देती है, जैसे कि आपकी हो गई लोन की सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, बिल पेमेंट्स, डिजिटल गोल्ड और क्रेडिट कार्ड। तो इन सब सर्विसेज के साथ क्या होगा, इस पे अभी आरबीआई ने कुछ खास बोला नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब सर्विसेज जैसे चल रही थी वैसे अभी चलेगी, इन पे वैसा कुछ खास नहीं बोला है आरबीआई ने। और फिर अभी आप जो पेटीएम का ऐप यूज कर रहे हैं तो उसे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और अगर मैं आपको सच बात बोलूं ना तो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी अभी आप उससे कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर भी आरबीआई ने अभी कुछ खास नोटिस जारी नहीं किया है, अगर जारी करेगी तो हो सकता है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है, मैंने खुद करके देखा है, यानी कि आरबीआई ने जब इन सारी सर्विसेज पे बैन मतलब ये वाला न्यूज घोषित किया कि 29 फरवरी के बाद से ये सारे सर्विसेज पे बैन लगने वाला है, तो उसके बाद ही मैंने यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गई। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू बंद होगी कि नहीं होगी, इस पर कुछ खास नोटिस जारी नहीं हुई है, अगर होती है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल रहे होंगे। और रही बात इन सारी सर्विसेज की, तो ये सारी सर्विसेज को लेकर भी आरबीआई ने कुछ खास नोटिस या कुछ खास बात नहीं बोली है, ठीक है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम के साथ ऐसा किया ही क्यों, आखिर क्या गलती की पेटीएम ने जिसके कारण आरबीआई को पेटीएम के खिलाफ इस तरह से एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, सबसे पहली बात कि ना 2018 से ही पेटीएम आरबीआई के कुछ नियमों का पालन नहीं कर रही थी, है ना। आरबीआई कह रही थी कि देखो पेटीएम भाई, आप ये सारे नियम का पालन करो, ये जरूरी है, लेकिन पेटीएम इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी, है ना। जिसके लिए क्या हुआ कि ना मतलब कि अभी पिछले साल ही, मतलब पिछले साल क्या कुछ महीनों में ही कुछ महीनों पहले अक्टूबर 2023 में ही ना आरबीआई ने पेटीएम पे 5.39 करोड़ का फाइन भी लगाया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, ठीक है ना। क्योंकि पेटीएम आरबीआई को कुछ बताने में फेल हो गई थी, आरबीआई ने कुछ पूछा था पेटीएम से तो पेटीएम उसे बताने में फेल हो गई, यानी कि जो चीज आरबीआई ने पेटीएम को कही थी पेटीएम वो चीज करके दिखा नहीं पाई, जिसके कारण आरबीआई ने पेटीएम पे जस्ट 5.39 करोड़ का फाइन लगा दिया, है ना। अब देखिए, अब क्या हुआ ना कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 2018 से ही आरबीआई के नजर में पेटीएम आ चुकी थी,
कि आप इन सारे नियमों का पालन करो, लेकिन पेटीएम नहीं कर रही थी। और इसके बाद सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली की, पेटीएम में ना कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। और ये तो आप जानते हैं ना कि भारत और चीन के बीच में जो मतलब रिलेशन है, जो संबंध है, उतने ठीक नहीं है। इसलिए ना जो इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है तो वो इस बात पे नजर रखती है कि ना चाइनीज इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। मतलब इस पे बैन नहीं है ऑफिशियली, लेकिन फिर मैंने देखिए मतलब रिलेशन अच्छी नहीं है ना चाइना के साथ भारत की, तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी इस बात में नजर रखती है कि चाइना की कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो पेटीएम में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ना। अब ये चीज आरबीआई को पसंद नहीं आ रही थी कि पेटीएम में इतनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट क्यों है। और साथ में पेटीएम पे इस बात की आरोप भी लग चुकी है कि पेटीएम क्या करती, जो भारतीय कस्टमर के डेटा है वो चाइना को भेजती है। हालांकि पेटीएम इस बात को बोल रही है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम भारत के कस्टमर का कोई भी डेटा को चाइना के पास नहीं भेजते हैं, है ना। भारतीय कस्टमर की डेटा हमारे पास सेफली है, सेफ है, ये बात पेटीएम बोल रही है। और ये बात अभी तक पूरी 100% प्रूव नहीं हुई है कि पेटीएम भारतीय कस्टमरों के डेटा चाइना के पास भेजती है, लेकिन ऐसा आरोप पेटीएम के पास लगाई गई है कि कस्टमर की डेटा लीकेज चाइना के पास हो रही है। और पेटीएम इस बात को भी अच्छे से साबित नहीं कर पा रही है, जिसके कारण भी आरबीआई का मूड पेटीएम पर खराब है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपके सवालों के जवाब आपको मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मैं अभी आगे पेटीएम के शेयर होल्डर्स के बारे में भी बात कर लेता हूं। और यहाँ पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ जाइए। देखिए, अगर आपने पेटीएम पे इन्वेस्ट किया है तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने क्या ही सोचकर पेटीएम में इन्वेस्ट किया। मैं आपको एक बात बोल दूं ना कि जरूरी नहीं है कि जो चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है तो वो चीज अच्छी भी है, वो चीज फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है ना। ये जरूरी नहीं है ना, कि फेमस चीज ही हमेशा अच्छी होती है। फेमस चीज के अंदर भी कुछ खराबी हो सकती है। तो अगर आप पेटीएम में इन्वेस्ट करने से पहले पेटीएम की थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते तो शायद आप पेटीएम में इन्वेस्ट नहीं करते। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आप देखिए पेटीएम की ROCE नेगेटिव में है, -13.5% है। मैं ये बोलते रहता हूं कि आप उसी कंपनी में निवेश कीजिए जिसकी ROCE 5 सालों से कम तो 10% हो, लेकिन इसकी तो माइनस में है। 10% क्या रहेगी, -13.5%। नेट प्रॉफिट एनुअल पता है कितनी है, ये देखिए -1856 करोड़, यानी कि इतना घाटा है, लॉस है, माइनस में है। यहाँ पे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट एनुअल, लेकिन ये प्रॉफिट कहाँ का है, तो लॉस ना हो गई आपकी। -1856 करोड़ का लॉस चल रहा है अभी पेटीएम को, है ना। ऊपर से पेटीएम की जो ROE है वो -13.9% है, जबकि मैं कहता हूं कि आप उसी कंपनी में निवेश कीजिए जिसकी ROE पिछले 5 सालों से मिनिमम 10% से 14% के या 15% के बीच में हो, लेकिन ये तो -13.9% है। और ऊपर से पेटीएम के ऊपर 192 करोड़ का कर्जा भी है, डेट है उसके ऊपर। तो आपने क्या सोच के निवेश किया है पेटीएम पे। और इस बात को जरा ध्यान से समझिए, जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में निवेश करने से हमें लॉस हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है, तो लॉस इसलिए होता है, यही कारण है लॉस होने का, कि आप अच्छे से किसी बढ़िया कंपनी में निवेश करते नहीं हैं। अगर आप किसी अच्छे कंपनी में, किसी फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी में अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपको कैसे लाभ होगा। आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी में निवेश करके तभी प्रॉफिट होता है जब आप किसी अच्छे कंपनी में निवेश करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहते रहता हूं कि अच्छे से एनालिसिस करके ही निवेश कीजिए। और यही कारण है लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस होने का, कि ना ऐसी कंपनी में लोग निवेश कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि मतलब कंपनी की फंडामेंटल अच्छी नहीं है तो कंपनी को नुकसान, मतलब उसके शेयर होल्डर को भी नुकसान। अब ये बात मैं आपको पेटीएम की फंडामेंटल्स के आधार पे बोल रहा हूं, है ना। पेटीएम अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि पेटीएम अच्छी कंपनी हो, है ना, उसकी आने वाली फ्यूचर हो सकता है कि स्ट्रांग हो सकता है कि पेटीएम के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेटीएम के पास कुछ ऐसी सीक्रेट्स हो जिसका इस्तेमाल करके वो फ्यूचर में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो अभी करंटली मैं देख रहा हूं पेटीएम की हालत, इसकी जो फंडामेंटल्स है वो मुझे फिलहाल अच्छी नहीं लग रही है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, कि अभी मुझे पेटीएम फिलहाल अच्छी नहीं लग रही है, इसकी फंडामेंटल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि पेटीएम की सर्विसेज मैं भी उपयोग करता हूं, मैं भी पेटीएम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मुझे इसकी फंडामेंटल्स अभी अच्छी नहीं लग रही है। ये मेरा ओपिनियन है और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात अभी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए कि मैं ये वीडियो 2 फरवरी को शूट कर रहा हूं, 2 फरवरी 2024 को, आज को शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो आज के दिन पेटीएम 20% से गिर गई है। कोई स्टॉक एक दिन में 20% से गिर जाए, ये बहुत बड़ी गिरावट है। यानी कि ये लोअर सर्किट लग चुका है पेटीएम पे, यानी कि पेटीएम पे अब ट्रेड भी नहीं हो रहा है। मतलब ना तो आप पेटीएम को कोई खरीद पाएगा उसके शेयर को, ना ही बेच पाएगा फिलहाल 2 फरवरी को, है ना। मतलब जो अभी जो ट्रेडिंग टाइम है ना 3 बजे तक, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना।
तो अभी गिर करके हो चुकी है, मतलब आज के दिन 2 फरवरी को 121.80 रुपीज़ पेटीएम की शेयर प्राइस गिर चुकी है और गिर कर हो चुकी है 487.20, है ना, 20% से गिर गई है, लोअर सर्किट लग चुकी है। तो ये है पेटीएम की फंडामेंटल्स की हालत। तो पेटीएम के शेयर होल्डर्स, मैं आप सबसे ये बोलता हूँ, जो हुआ सो हुआ। अगर आप पेटीएम के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन निकलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि लोअर सर्किट लग चुकी है, क्योंकि आप पेटीएम पे आप ट्रेड नहीं हो रही है। अगर आप ऑर्डर भी लगाएंगे पेटीएम के शेयर बेचने के लिए तो शायद वो अभी मतलब सेल ही नहीं होगी, मतलब आप बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि लोअर सर्किट जो लग गया है। तो अगर चांस मिलती है तो बेच दीजिएगा, है ना, वरना आपकी मर्जी। मैं तो बस आपको जस्ट एडवाइस दे सकता हूँ, नहीं एडवाइस तो मैं देता ही नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन आपके सामने शेयर कर सकता हूँ और मैं अपना ओपिनियन ही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि बेचना हो तो बेचिए और मेरे हिसाब से आपको बेच ही देना चाहिए, वरना आपकी मर्जी। और अगर पेटीएम के वॉलेट में आपके पैसे हैं या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपके पैसे हैं तो इस चीज पे मेरा ओपिनियन ये है कि उन पैसों को आप 29 फरवरी से पहले निकाल ले या फिर उसका उपयोग कर ले, क्योंकि इसके बाद क्या होगा उसका डिसीजन अब आरबीआई लेगी। और रही बात यूपीआई ट्रांजैक्शन की, तो यूपीआई अभी भी चल रही है और हो सकता है कि आगे भी चलती रहे। और रही बात वो जो स्कैनर वगैरह होते हैं ना, जो कि काफी सारे लोगों के पास है, जो स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं या फिर जो दुकान चला रहे हैं उनके पास जो स्कैनर है, तो फिर उनका क्या होगा। तो उससे भी लेकर अभी आरबीआई की तरफ से कोई खास न्यूज नहीं आई है। हो सकता है कि वो आगे भी जैसे नॉर्मल चल रही थी वैसे ही चलती रहे, इसको लेकर कोई अभी खास न्यूज नहीं है। किसे लेकर न्यूज है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सवाल के जवाब ठीक ठाक अच्छे से दिए हैं और आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस न्यूज को लेकर के लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़े। IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यूज वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।